हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो एरर स्पॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। अब तक इस श्रृंखला के 32 सेट में मौजूद सभी क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, इसमें आए हुए ग्रामेटिकल नॉर्म्स को पॉइंट वाइज नोट डाउन किया होगा और वो अब आपके जहन में होगा। एरर स्पॉटिंग हमेशा से लंबी प्रैक्टिस का परिणाम रहा है। वैसे बच्चे जो निरंतर अभ्यास करते हैं, क्वेश्चन बनाते रहते हैं, धीरे धीरे एक समय आता है जब उनको ये लगने लगता है कि एरर स्पॉटिंग अब मैं कर सकता हूं। आप सब में से बहुत बच्चे जिन्होंने लगातार से सभी सेट को बनाया है या जो कुछ भी बनाते आ रहे हैं पीछे से, उनको अब ये महसूस होता होगा कि उस सेट में पढ़े गए ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर आधारित अगर कोई सवाल आपसे पूछता है तो आप उसे बना पाते हैं। ये बात आपसे शेयर करने का कहने का कारण एक ही है कि आप कभी भी अपनी प्रैक्टिस को, जो एरर स्पॉटिंग में आप इस हद तक पहुंच पाए हैं, रोकिएगा नहीं। क्योंकि अगर ये 15-20 दिन, महीने दिन भी अगर आप इसे नहीं बनाते हैं, नहीं टच करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो फिर स्थिति पुराने जैसी हो जाएगी, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मैं जो सेट लेकर के आ रहा हूं वो तो आ ही रहा हूं। इसके अलावा जिस किसी भी दिन मेरा सेट नहीं आता है, आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें, क्योंकि ये आपको प्रेरणा देता है कि आपके जो नॉर्म्स जो आपने पढ़े हैं, ग्रामेटिकल नॉर्म्स, उसको रिवीजन करते रहें। ये आपके जहन में रहेगा, तभी आप इस तरह के सवाल को बना पाएंगे। खैर, आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं सेट 33 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन साथ। उम्मीद करते हैं कि आप में से सब ने सेट 33 को सॉल्व कर लिया होगा। वैसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को नहीं बनाया है, वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, बनाइए और फिर मेरे साथ आकर के आंसर मिलाइए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार क्या ऐसी गड़बड़ी हुई कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपने मार्क किया वो गलत हो गया। क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जो आपको एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लीजिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट कहिए, बहुत हद तक आपकी मदद करेगा। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक, आंसर सेट और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 33 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 33 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां बगल में दिखेगा। एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। चूंकि 450 क्वेश्चन को हमने पार कर लिया है, आज जो पहला क्वेश्चन है आज के सेट का वो है 484। देखिए क्या कह रहा है। इफ सक्सेसफुल, द रिसर्च कुड पेव द वे टुवर्ड्स द प्रिवेंशन इन अनटाइमली डेथ्स। प्रिवेंशन ऑफ अनटाइमली डेथ, प्रिवेंशन ऑफ, यहां पर जो प्रेपोजिशन है इसमें गलती है, ऑफ होना चाहिए। इन का प्रयोग बिल्कुल गलत है, तो इस इन को यहां से हटाएंगे। प्रिवेंशन ऑफ अनटाइमली डेथ्स ड्यू टू फैटल इलनेस, और तब जाकर के ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर प्रेपोजिशन में एक मिस्टेक है, इसीलिए 484 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या? इफ सक्सेसफुल, द रिसर्च कुड पेव द वे टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ अनटाइमली डेथ्स, और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 85वां 85 कह रहा है द मिनिस्ट्री हैज डायरेक्टेड, अब देखिए हैज हैव लगा हुआ है, डायरेक्टेड बैंक्स टू डू अवे विद देयर सेपरेट प्रमोशन पॉलिसीज, अ मूव स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द ऑफिसर्स यूनियन। यहां पर हर एक जो सेक्शन है, ए वाला हैज डायरेक्टेड टू डू अवे विद देयर सेपरेट प्रमोशन पॉलिसीज, अ मूव स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द ऑफिसर्स यूनियन, यहां पर बिल्कुल कुछ भी गड़बड़ नहीं है और इसीलिए जो इसका आंसर है वो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई।
ये हमेशा से थोड़ा सा जो है वो कष्ट देने वाला होता है, तो ये मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। फिर भी आप ये धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। आप अपने आप पर भरोसा करके इसको मार्क कर सकते हैं। हो सकता है कई बारी ये गड़बड़ हो जाए, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? देखिए 86 कह रहा है आफ्टर अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड द पुलिस टीम्स, नहीं टीम, यहां पर एस लगाना बिल्कुल गड़बड़ है, पुलिस टीम होना चाहिए। यहां जो टीम्स में यहां जो एस लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, उसको हटा देंगे और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। पुलिस टीम वाज गिवन द फोटोग्राफ, और इसीलिए जो 86 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां जो टीम में एस लगा हुआ है वो बिल्कुल वहां पर उचित नहीं है। टीम में एस लगाना यहां गड़बड़ है। पुलिस टीम वाज गिवन द फोटोग्राफ, और तब ये सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 87th कह रहा है एक्टिविस्ट अपोजिंग द रेल प्रोजेक्ट सेड दैट द 11 न्यू फ्लाईओवर्स टू बी बिल्ट वुड प्रैक्टिकली रिंग द डेथ नेल फॉर द सिटी। एक्टिविस्ट अपोजिंग द रेल प्रोजेक्ट सेड, बीच में जो अपोजिंग द रेल प्रोजेक्ट है उसको आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि एक्टिविस्ट कौन से हैं ये उसका परिचय है कि भाई जो अपोज कर रहे हैं रेल प्रोजेक्ट को। उन्होंने कहा कि एक्टिविस्ट सेड दैट द 11 न्यू फ्लाईओवर्स टू बी बिल्ट वुड प्रैक्टिकली रिंग द डेथ नेल फॉर द सिटी। और यहां पर फिर से किसी भी सेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए जो 87वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर, और जो ऑप्शन होगा वो होगा ई। इस सेट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर नो एरर है, तो ये ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि आप सबके मार्क्स यहां पर घट जाते हैं जब नो एरर होता है, क्योंकि आपको आदत है ए से डी में से कोई ना कोई चुनने का। चलिए अगला सवाल देखा जाए 88वां, और ये सवाल आप सब मुझे बताइए जरूर कि आपने सही बनाया गलत बनाया, क्योंकि ये व्यवहारिकता पर निर्भर करता है। इस सवाल में कुछ ऐसा नहीं है। कह रहा है द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड इंडिविजुअल्स विद इनकम ऑफ ओवर Rs 10 लाख टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक फाइल क्या लिखा हुआ है? टू इलेक्ट्रॉनिक फाइल। अब टैक्स रिटर्न्स, टैक्स रिटर्न्स। अब देखिए कि ये मेरा वर्ब है नहीं, अगर हम इसको इसके साथ जोड़े टू फाइल तब ये सही हो जाएगा। यहां पर क्रम उल्टा है कि द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड इंडिविजुअल्स विद इनकम ऑफ ओवर Rs 10 lakhs टू फाइल इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न्स कई तरीके का होता है ना, पेपर पे भी करके करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न्स है। तो वो चीज यहां पर कह रहा है कि विद इनकम ऑफ ओवर Rs 10 lakhs टू फाइल, तब जाकर के ये सही होगा। इसको हम यहां पर लिखेंगे, फाइल को 2 के साथ लगाएंगे, 2 + V1 का कॉम्बिनेशन आएगा और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। इसीलिए जो 88 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम क्या करेंगे, यहां जो फाइल इलेक्ट्रॉनिक के बाद लिखा हुआ है उसका क्रम चेंज करेंगे टू फाइल इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न्स, तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए 89वां। कह रहा है द पावर टैरिफ हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड ट्वाइस इन द लास्ट 15 months एंड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज ऑल्सो लेविड एडिशनल मंथली चार्जेस ऑन। लेविड ऑन, यहां पर टू नहीं ऑन, प्रेपोजिशन गलत है, ठीक है, यहां पर गलत प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। यहां जो टू लिखा हुआ है ये गलत है। क्या हो जाएगा कि द लास्ट 15 months एंड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज ऑल्सो लेविड एडिशनल मंथली चार्जेस ऑन कंज्यूमर्स। मंथली चार्जेस ऑन कंज्यूमर्स, नॉट टू कंज्यूमर्स। तो यहां पर तब ये सही हो जाएगा। क्या करेंगे, टू को हटाएंगे और ऑन का प्रयोग करेंगे, और इस लिहाजन जो 89th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मैं बार बार आपको कहता हूं बच्चे कि प्रेपोजिशन जैसी चीज या आर्टिकल जो कि बहुत आसान लगता है कभी कभी उलझाने वाला होता है, और इस पर अगर आपको अपनी मास्टरी करनी है, आपको ये ऐसी स्थिति बनानी है कि देखते के साथ समझ में आ जाए, तो आपको पेपर रीडिंग करना बहुत जरूरी है।
मैं बार बार ये कहता हूं, जो लोग ये नहीं कर रहे हैं उनकी अंग्रेजी में काफी तेजी गति से सुधार तो नहीं होने वाला है। अगर आप बहुत अच्छा सुधार चाहते हैं, सस्टेनेबल चाहते हैं कि हर एग्जाम में एक जैसे मार्क्स आए, पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 90 नंबर। और ये मुझे बताइए जरूर कि किस किस का गलत हुआ, क्योंकि जिस जिसका गलत हुआ मैं तो कहूंगा चश्मे का पावर चेक कराओ या अपने आंख का, क्योंकि भाई ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा है? डिस्पाइट ऑफ। और आपको पता है कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इसके साथ ऑफ लगाते हैं, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन बताऊं, कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं कि इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट अकेले, कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज अकेले। कई ऐसे बहुत सारे रहे हैं जहां पर मैंने इसकी चर्चा की है बहुत सारे क्वेश्चन में, इसलिए 90 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें से हम डिस्पाइट के बाद जो ऑफ लगा हुआ है उसको हटा देंगे। चलिए 91 नंबर सवाल देखा जाए। बड़ा ही आसान सा सवाल है इस सेट में, और बहुत दिनों से कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिली है पढ़ने को, है ना। कह रहा है दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन फंड एलोकेशन इज बीन, इज के बाद बिन, इज के बाद V3 कब लगेगा, ये है V3, और आपको पता है कि इसके साथ हम लगाते हैं V4, तो इसी का V4 लगा दीजिए, इज बीइंग, क्योंकि आगे जो है पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है ना डबल्ड, तो ये पैसिव में है। बिन के साथ हैज हैव के साथ बिन का प्रयोग करेंगे, तीसरा फॉर्म है ये। ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपको वैसे भी दिख जाना चाहिए कि भाई ये गड़बड़ है ना। पैसिव में भी लिखते हैं तो इज के साथ बीइंग लगाते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस का बनाते हैं, कंटिन्यूअस का पैसिव आपको याद होगा, अगर आपने पैसिव एक्टिव पैसिव का जो सेशन है वो नहीं देखा है, चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको वॉइस की प्लेलिस्ट मिलेगी। कंप्लीट एक्सरसाइज पूरा जो चैप्टर है वो एक एक करके हर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है, उसको पढ़िए। अगर आपके वॉइस में कहीं गड़बड़ी है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है एलोकेशंस इज बीइंग हो जाएगा, बिन का प्रयोग गलत है यहां पर, इसलिए जो 91 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 92 नंबर 92। क्या कह रहा है देखिए कि एज द प्रिजन विल गेट एन ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी, द प्रिजनर्स वोंट हैव टू मेक कॉल्स इन अ डिस्क्रीट मैनर थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन। इन अ डिस्क्रीट मैनर, ये जो है ना, ये एक फ्रेज है। इन अ डिस्क्रीट मैनर, इन अ डेलिब्रेट मैनर, इन अ सबटल मैनर, इन अ कवर्ट मैनर, ये इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इन अ डिस्क्रीट मैनर थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन। यहां जो स्मगल्ड मोबाइल फोन है मतलब चोरी छुपे जो है फोन करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। मेक कॉल्स इन अ डिस्क्रीट मैनर, ये इसके लिखने का तरीका है। इन अ डिस्क्रीट मैनर, यहां पर ये मिसिंग है और इसीलिए उसको ऐड करेंगे और तब जाकर के जो 92 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? इन अ डिस्क्रीट मैनर के जैसा यही एक फ्रेज वाला है, इस तरीके का आपको बहुत सारा दिखेगा। इन अ डिलिबरेट मैनर, इन अ सबटल मैनर, इन अ कवर्ट मैनर, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो इन डिस्क्रीट मैनर नहीं, इन अ डिस्क्रीट मैनर, और तब जाकर के सही होगा। इसीलिए 92 के सी वाले हिस्से में हम ए ऐड करेंगे डिस्क्रीट से पहले और तब जाकर के सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 93 नंबर। क्या कह रहा है कि द एरिया वॉज प्लंज्ड into darkness mid a wave of cheering and shouting slogans like save the earth। ये जो mid है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसकी जगह पर आप amid का प्रयोग करेंगे। amid is equal to among समझ सकते हैं। इसका प्रयोग काउंटेबल के लिए होता है, इसका होता है अनकाउंटेबल के लिए। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि एमिड का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, अमंग का प्रयोग क्या करते हैं, दो से ज्यादा के लिए, प्लूरल के लिए, जब के बीच का सेंस देना होता है तब हम एमंग का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से एमिड का प्रयोग करते हैं, सेम सेम मीनिंग होता है। अंतर बस इतना है कि एमंग का प्रयोग हम काउंटेबल के लिए करते हैं, एमिड का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। तो यहां पर जो मिड लिखा हुआ है वो गड़बड़ है कि द एरिया वॉज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस amid a wave of cheering and shouting slogans। तो यहां amid होना चाहिए
मिड को हटा करके एमिड करेंगे और तब जाकर के ये सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 93 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से एमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए के बीच में के अर्थ में हम करते हैं, उसी तरीके से एमिड का भी प्रयोग किया जाता है। अंतर बस इतना है कि एमंग का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं, एमिड का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 94 क्या कह रहा है कि द पोल कंटेस्टेंट्स अप्रोच्ड द कमीशन कंप्लेनिंग दैट द होर्डिंग्स violated the code of conduct and influenced public perception. The poll contestants approached the commission complaining that the hoardings violated the code of conduct and influenced public perception. कहीं पर भी नहीं है violated, influenced, सारे के सारे approached, सबके सब past में है। और ये सारा A वाला सेक्शन, B वाला सेक्शन, C वाला कि the poll contestants approached the commission complaining that The hoardings violated the code of conduct, ये भी सही है, and influenced public perception. कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें, इसलिए इसका जो आंसर है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। कोई भी गड़बड़ी इसमें नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 95 नंबर कह रहा है द कंट्री हैज एडिक्वेट लॉज बट प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन दीज आर नॉट इंप्लीमेंटेड इन letter and spirit. Country has adequate laws but problems arise when these are laws है तो these are not implemented, ठीक है, पैसे में बनाया, are not implemented in letter and spirit. कहीं पर भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ये भी जो है नो एरर एंड द ऑप्शन इज ई। मैं समझता हूं कि इसमें आप सबके अंक हो सकता है कि घट गए हो, आप सबने इसमें से कुछ ना कुछ गलती चुनी होगी। लिख करके बताइए क्या चुना था, लिख करके जरूर बताइएगा। क्या कह रहा है कि द कंट्री हैज एडिक्वेट लॉज, पर्याप्त होता है, कानून है। हम हैज हैव, आई हैव अ काउ, ही हैज अ काउ, ऐसा बनाते हैं, उसी तरीके का सेंटेंस है, यहां वर्ब नहीं है। बट प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन दीज आर नॉट इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। सही है, यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 96 नंबर कह रहा है द मैनेजमेंट फील्स दैट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉन प्रोडक्टिव, नहीं अनप्रोडक्टिव। नॉन प्रोडक्टिव सही नहीं है, अनप्रोडक्टिव ये सही होगा, इसलिए इस शब्द को यहां से हटाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव को करेंगे अनप्रोडक्टिव एंड डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड। बिल्कुल सही हो जाएगा और इसीलिए जो 96 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नॉन प्रोडक्टिव नहीं अनप्रोडक्टिव। चलिए 97 नंबर देखा जाए। 97 कह रहा है एज फार द इशू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेज इज कंसर्न, एज फार एज, नॉट एज फार। क्या हो जाएगा? एज फार एज, तब ये सही होगा। एक एज मिसिंग है फार के बाद। एज फार एज द इशू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेजेस इज कंसर्न, जहां तक है ना लैंड इंक्रोचमेंट की मुद्दे की बात है कि एज फार एज द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इन विलेजेस इज कंसर्न्ड, एज फार एज क्या करेंगे? यहां फार के बाद एक एज ऐड करेंगे, तब जाकर के सही हो जाएगा। और इसीलिए जो 97th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसमें क्या होगा? एज फार एज। दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन। इस तरीके से लिखते हैं। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल इस सेट का भी 98 नंबर क्या कह रहा है कि द ट्रांजिट सिस्टम्स अंडरग्राउंड टनल एंड स्टेशंस विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट हेरिटेज स्ट्रक्चर। देखिए एक तो सबसे पहले जब नेक्स्ट लिखते हैं तो इसके साथ टू लगाते हैं, जो कि यहां पर नहीं है, मिसिंग है। नेक्स्ट टू हेरिटेज स्ट्रक्चर कहने का मतलब है बिसाइड, बगल में। तो ये कहना यहां पर फिट नहीं बैठेगा। क्या कह रहा है कि द ट्रांजिट सिस्टम्स अंडरग्राउंड टनल्स एंड स्टेशंस विल बी कंस्ट्रक्टेड नियर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स, तब जाकर के सही होगा।
कि समवेयर नियर कहने का मतलब उसी के आसपास में कहीं पर, नेक्स्ट टू कहने का मतलब है कि उससे सटे हुए बगल में, एकदम बिसाइड के सेंस में यहां पर। तो ये गड़बड़ है। सबसे पहले तो नेक्स्ट लगा हुआ है, टू नहीं लगा हुआ है, और अगर वो हम लगा भी देंगे तो मीनिंग सही नहीं आएगा। तो मीनिंग सही क्या है कि नेक्स्ट को अगर हम नियर में चेंज कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि द ट्रांजिट सिस्टम्स, अंडरग्राउंड टनल्स एंड स्टेशंस विल बी कंस्ट्रक्टेड नियर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स। और इसीलिए जो 98 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या करेंगे? नेक्स्ट को हटा करके नियर करेंगे। नेक्स्ट को जब यूज करते हैं तो टू कहते हैं और उसका मतलब होता है बिसाइड, बगल में, आगे की तरफ। नियर कहने का मतलब है समवेयर नियर, आसपास में, कहीं पर, अगल बगल में, नजदीक में। तो उस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं और वो यहां पर एप्रोप्रिएट बैठ रहा है। इसलिए जो 98 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो सभी 15 क्वेश्चन हैं उसके आंसर मैक्सिमम आप सबके सही हुए होंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है बड़ा ही आसान रहा है और पिछले सारे पर आधारित है। एक नई जानकारी इसमें जोड़ी मैंने, एमिड का प्रयोग मीनिंग के आधार पर एमंग के ही अर्थ में करते हैं। 2 से ज्यादा लोगों के लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। बस अंतर इतना है कि के बीच में के सेंस में होता है, एमंग जो होता है वो काउंटेबल है, एमिड का प्रयोग अनकाउंटेबल के सेंस में करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सेट में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए होंगे, आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। अपने द्वारा ऑप्ट इन मार्क को आप नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। साथ ही अगर कोई दुविधा, कोई परेशानी है मन में तो वो भी लिखिए, यथासंभव जल्द से जल्द उसका हम आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। समय है यहां से विदा लेने का। इन दिनों नरेशन चल रहा है, उसके जो भी एपिसोड्स आते हैं उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि शुरुआती 4 एपिसोड में आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं। मैं एक डिटेल्ड एस्टेब्लिशमेंट रख रहा हूं कंसेप्ट की, उसको देखना जरूरी है, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। 2-3 एपिसोड के बाद जैसे ही उसके चारों स्टेप्स कंप्लीट होंगे हम फिर डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल करके आपको दिखाएंगे। और ये उम्मीद कीजिए, भरोसा रखिए कि ये आपके लिए बड़ा ही आसान और मजेदार एक्सपीरियंस होगा। खैर, अगले दिन एक और रोचक एपिसोड के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।